ऐतिहासिक व्यक्तित्व। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 बीसी। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यवंश के प्रथम राजा और संस्थापक थे। इनकी माता का नाम मूर था, जिसका संस्कृत में अर्थ मौर्य है। इसीलिए इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ गया। चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति के संबंध में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रकट किए हैं। जस्टिन और यूनानी विद्वानों ने सेंड्रोकोट्स के नाम से उसका उल्लेख किया है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सिद्ध किया कि सेंड्रोकोट्स ही चंद्रगुप्त मौर्य था। प्रमुख तथ्य। चंद्रगुप्त नाम का उल्लेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। सेल्यूकस ने अपने दूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय की मुद्रा पंचमार्क या आहत सिक्के। विद्वानों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य केवल 25 वर्ष का था जब उसने नंदा के राजा घनानंद को पराजित कर पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया था। सबसे पहले इसने अपनी शक्तियां भारत में गंगा के मैदानों में स्थापित की और बाद में वो पश्चिमी उत्तर की तरफ बढ़ गया। चंद्रगुप्त ने शीघ्र ही पंजाब के पूरे प्रांत पर विजय प्राप्त कर ली। सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर के यूनानी अधिकारी ने उत्तर के दूरतम में कुछ जमीन पर अपनी पकड़ बना ली। अतः चंद्रगुप्त मौर्य को उसके खिलाफ एक लंबा युद्ध करना पड़ा और अंत में 350 बीसी के लगभग उसे हरा दिया और एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने सिंधु के पार के क्षेत्र सौंपे। नामता आर्या अर्थात हृदय, अर्कोजिया अर्थात कंधार, गेड्रोसिया अर्थात बलूचिस्तान और परोपनिशे अर्थात काबुल मौर्य साम्राज्य को दे दिया गया और बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट स्वरूप दिए। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री भी मौर्य राजकुमार को दे दी। या ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की पुत्री यूनानी मकेडोनियन राजकुमारी से विवाह किया ताकि इस गठबंधन को पक्का कर लिया जाए। इस तरह उसने सिंधु प्रांत पर नियंत्रण पा लिया, जिसका कुछ भाग अब आधुनिक अफगानिस्तान में है। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य मध्य भारत की तरफ चला गया और नर्मदा नदी के उत्तर प्रांत पर कब्जा कर लिया। इस संधि के अलावा सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य और डेमोकोस को बिंदुसार के सभा में यूनानी दूत बनाकर भेजा। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंत में जैन धर्म को अपना लिया और अपने पुत्र बिंदुसार के लिए राजगद्दी छोड़ दी। बाद में चंद्रगुप्त भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन संतों के साथ मैसूर के निकट श्रवणबेलगोला चले गए और अपने आप को भूखा रखकर जैन प्रथा के अनुसार संथारा प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य के शत्रुओं के विरोध में चाणक्य की चली गई चालें उनके नाटक मुद्रा राक्षस में मिलती हैं, जिसकी रचना विशाखा दत्त ने की। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से ज्ञात होता है कि मौर्य ने सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीतकर सीधा प्रशासन अपने हाथ में लिया था। इसी प्रदेश में पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त का राज्यपाल था और यहीं पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। पृष्ठ संख्या 61। प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन वाकाटक वंश के विंध्य शक्ति का पुत्र था। विंध्य शक्ति के बाद उसका पुत्र तथा उत्तराधिकारी प्रवरसेन प्रथम 275 से 335 ईस्वी शासक बना। वाकाटक वंश का वो अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। इससे उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा सूचित होती है। वो एक विजेता शासक था जिसने अपने राज्य को सभी दिशाओं में विस्तृत किया। प्रमुख तथ्य। पुराणों से पता चलता है कि प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अल्तेकर का अनुमान है कि उसने प्रत्येक यज्ञ एक सैनिक अभियान की समाप्ति पर किया था। प्रथम अभियान में उसने मध्य प्रांत के पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी भाग को जीता। द्वितीय सैनिक अभियान दक्षिण में हुआ।
जिसमें उसने दक्षिणी बरार तथा उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश को जीत लिया। अपने शेष अभियानों में प्रवर सेन ने गुजरात तथा काठियावाड़ के शकों के ऊपर विजय प्राप्त की थी। इस प्रकार उसके समय में वाकाटक राज्य का विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश तथा बरार, मालवा तथा उत्तरी महाराष्ट्र, उत्तरी हैदराबाद और दक्षिणी कौशल के कुछ भागों तक हो गया था। इस प्रकार अपनी विजयों के फलस्वरूप प्रवर सेन ने अपने लिए एक विशाल साम्राज्य का निर्माण कर लिया। सातवाहन साम्राज्य के विघटन के बाद प्रवर सेन पहला शासक था जिसने दक्षिण को एक शक्तिशाली राज्य बना दिया, जो शक्ति तथा साधन में अपने समय के किसी भी भारतीय राज्य से बड़ा था। अपनी उपलब्धियों द्वारा उसने सम्राट की उपाधि को सार्थक कर दिया। केपी जायसवाल जैसे विद्वान प्रवर सेन को संपूर्ण उत्तरी भारत का एक छत्र शासक बताते हैं, किंतु इस प्रकार का निष्कर्ष तर्क संगत नहीं लगता। प्रवर सेन प्रथम एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था, जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ तथा एक वाजपेय यज्ञ के अतिरिक्त अन्य अनेक वैदिक यज्ञों का भी अनुष्ठान किया था। निसंदेह उसका शासनकाल वाकाटक शक्ति के चरम उत्कर्ष को व्यक्त करता है। प्रवर सेन प्रथम के 4 पुत्र थे, जो उसके समय में साम्राज्य के विभिन्न भागों के राज्यपाल बनाए गए थे। प्रवर सेन की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी अलग अलग स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। उसका ज्येष्ठ पुत्र गौतमीपुत्र उसी के काल में मर गया तथा उसके दूसरे पुत्र बासीम ने एक दूसरी शाखा की स्थापना की, जिसने लगभग 525 ईस्वी तक राज्य किया। तैलप द्वितीय। कल्याणी के चालुक्यों का स्वतंत्र राजनैतिक इतिहास तैल अथवा तैलप द्वितीय 973 से 997 ईस्वी के समय से प्रारंभ होता है। उसके पूर्व हमें कीर्तिवर्मा तृतीय, तैल प्रथम, विक्रमादित्य तृतीय, भीमराज, अय्यण प्रथम तथा विक्रमादित्य चतुर्थ के नाम मिलते हैं। इनमें क्रमशः तैलप प्रथम, अय्यण प्रथम तथा विक्रमादित्य चतुर्थ के विषय में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। ये सभी राष्ट्रकूटों के सामंत थे। नीलगुंड लेख से पता चलता है कि अय्यण ने राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय की कन्या से विवाह कर दहेज में विपुल संपत्ति प्राप्त कर ली थी। अय्यण के पुत्र विक्रमादित्य चतुर्थ का विवाह कलचुरी राजा लक्ष्मण सेन की कन्या बोंथा देवी के साथ संपन्न हुआ था। इसी से तैलप द्वितीय का जन्म हुआ। नीलकंठ शास्त्री का विचार है कि ये सभी शासक बीजापुर तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्र में शासन करते थे, जो इस वंश की मूल राजधानी के पास में था। प्रमुख तथ्य: तैलप द्वितीय विक्रमादित्य चतुर्थ तथा बोंथा देवी से उत्पन्न हुआ था। पहले वो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय की अधीनता में बीजापुर में शासन कर रहा था। धीरे धीरे उसने अपनी शक्ति का विस्तार करना प्रारंभ किया। कृष्ण तृतीय के उत्तराधिकारियों खोटिग्ग तथा कर्क द्वितीय के समय में राष्ट्रकूट वंश की स्थिति अत्यंत कमजोर पड़ गई। महत्वाकांक्षी तैलप ने इसका लाभ उठाया। 973-74 ईस्वी में उसने राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में कर्क मारा गया तथा राष्ट्रकूट राज्य का तैलप पर अधिकार हो गया। उसकी इस सफलता का उल्लेख खरे पाटन अभिलेख में मिलता है। इसके बाद तैलप ने भूतिग देव को आहव मल्ल की उपाधि प्रदान की। बनवासी क्षेत्र में सर्वप्रथम कन्नप तथा फिर उसके भाई शोभन रस ने तैलप की अधीनता स्वीकार की। बेलगांव जिले में सांदत्ती के रट्ट भी उसके अधीन हो गए। उसने दक्षिणी कोंकण प्रदेश पर विजय प्राप्त की। यहाँ शिलाहार वंश का शासन था। दक्षिणी कोंकण के अवसर तृतीय अथवा उसके पुत्र रट्ट को तैलप ने अपने अधीन कर लिया। सेऊण के यादववंशी शासक भिल्लम द्वितीय ने भी तैलप की प्रभुसत्ता स्वीकार की। इस प्रकार तैलप ने गुजरात के अलावा शेष सभी भागों पर अपना अधिकार जमा लिया, जो पहले राष्ट्रकूटों के स्वामित्व में थे। राष्ट्रकूट प्रदेशों पर अधिकार करने के बाद तैलप ने
चोलों तथा परमारों से संघर्ष किया। राष्ट्रकूटों से चोलों की पुरानी शत्रुता थी। तैलब भी सामंत के रूप में चोलों के विरुद्ध लड़ चुका था, अतः स्वतंत्र राजा होने के बाद वो चोलों का स्वाभाविक शत्रु बन गया। 980 ईस्वी के लगभग उसने चोल शासक उत्तम चोल को पराजित कर दिया। कोगली लेख, जो बेल्लारी जिले में स्थित है, से पता चलता है कि आहव मल्ल ने चोल नरेश को युद्ध में पराजित कर उसके 150 हाथियों को छीन लिया था। चोलों के बाद तैलब का मालवा के परमार वंश के साथ संघर्ष छिड़ गया था। उसका समकालीन परमार वंश का शासक मुंज था। इस संघर्ष का उल्लेख साहित्य तथा लेखों में मिलता है। मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि से पता चलता है कि तैलब ने मुंज के ऊपर 6 बार आक्रमण किया। इस प्रकार तैलब एक महान शक्तिशाली शासक था। इसने चालुक्य वंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर दिया था। तैलब महान विद्वानों का संरक्षक भी था। उसने कन्नड़ भाषा की उन्नति में अपना भरपूर सहयोग भी दिया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह 1518 से 1543 ईस्वी एक तुर्क सरदार था, जिसने गोलकोंडा में कुतुबशाही वंश की स्थापना की थी। वो बहमनी वंश के सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय 1463 से 1482 का नौकर था, किंतु अपनी सूझबूझ और स्वामी भक्ति के कारण उसने शीघ्र ही उच्च पद प्राप्त कर लिया था। 90 वर्ष की उम्र में कुली कुतुब शाह की हत्या उसके पुत्र जमशेद कुतुब शाह ने कर दी और सिंहासन पर अधिकार कर लिया। प्रमुख तथ्य: कुली कुतुब शाह सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय के वजीर मोहम्मद गवां का विशेष कृपा पात्र बन गया था। उसकी कृपा दृष्टि होने के कारण वो पदोन्नति करके बहमनी राज्य के पूर्वी भाग अर्थात गोलकुंडा का हाकिम नियुक्त हो गया था। 1481 ईस्वी में अपने संरक्षक मोहम्मद गवां का वध कर दिए जाने पर कुली कुतुब शाह ने बीदर के दरबार से नाता तोड़ लिया। बाद के दिनों में उसने 1518 ईस्वी में अपने को गोलकुंडा का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। एक शासक के रूप में कुली कुतुब शाह ने 1543 ईस्वी तक शासन किया। उस समय जब उसकी अवस्था 90 वर्ष की हो चुकी थी, उसके पुत्र जमशेद ने उसकी हत्या कर दी और राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। कुतुबशाही वंश के शासकों ने गोलकुंडा पर 1687 ईस्वी तक राज किया। 1687 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को जीत लिया और उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। सादत खां बुरहान उल मुल्क। सादत खां बुरहान उल मुल्क अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक था। उसे 1722 ईस्वी में अवध का सूबेदार बनाया गया था। प्रमुख तथ्य: वो निडर, तेज, दृढ़ प्रतिज्ञ तथा कर्मठ व्यक्ति था। इसके पूर्व वो 1720 से 1722 तक आगरा का सूबेदार था। उसके बगावती जमींदारों को अनुशासित किया तथा अपनी वित्तीय संसाधनों को बढ़ाया। सादत खां ने 1723 ईस्वी में नया राजस्व बंदोबस्त किया। बंगाल के नवाबों की तरह उसने भी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई भेद नहीं किया। उसने जागीरदारी प्रथा को जारी रखा। 1739 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने उसे नादिर शाह के विरुद्ध लड़ने के लिए दिल्ली बुलाया। सादत खां ने ही नादिर शाह को दिल्ली आक्रमण के लिए प्रेरित किया था तथा उसे 20 करोड़ की आशा दिलाई थी। नादिर शाह से किए गए अपने इस वादे को पूरा न कर पाने के कारण ही 1739 ईस्वी में उसने आत्महत्या कर ली। पी आनंद चालू। पी आनंद चालू का जन्म अगस्त 1843 को मद्रास प्रेसिडेंसी में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में कादामांची गांव के एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो पेशे से मशहूर वकील थे। पी आनंद चालू ने अपनी मैट्रिक की शिक्षा के बाद अध्यापन का कार्य करते हुए कानून की शिक्षा पूरी की थी और इसके बाद मद्रास में वकालत करने लगे।
इसके साथ ही उन्होंने सार्वजनिक कार्यों में भी रुचि लेना आरंभ किया। प्रमुख तथ्य: पनम्बकम आनंद चालू भारतीय राजनीतिज्ञ, अधिवक्ता, स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सन 1895 में उन्हें केंद्रीय असेंबली का सदस्य बना दिया गया था और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें राय बहादुर की पदवी दी। अपने विचारों के कारण पी आनंद चालू नरम दल के राजनीतिज्ञ थे। 1960 की सूरत कांग्रेस में भी उन्होंने नरम दल का साथ दिया था। 1857 के संग्राम के बाद देश के विभिन्न अंचलों में धीरे धीरे नए संगठन बनने लगे थे। आनंद चालू ने मद्रास महाजन सभा नाम के एक राजनीतिक संगठन की स्थापना की थी। उन्होंने 1884 में ट्रिप्लिकेन लिटरेरी सोसाइटी, जिसके वे अध्यक्ष चुने गए थे, की स्थापना की। सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना के प्रथम मुंबई अधिवेशन में देश भर के कुल 72 प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया था। उनमें से एक पी आनंद चालू भी थे। कुशल वक्ता और संगठनकर्ता के रूप में शीघ्र ही उनकी ख्याति देश के शिक्षित वर्ग में होने लगी थी। वो कांग्रेस के प्रत्येक अधिवेशन में सक्रिय भाग लेते थे। 1891 में कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन का अध्यक्ष उनको ही चुना था। उन्होंने नेटिव पब्लिक ओपिनियन और मद्रासी जैसी पत्रिकाओं में नियमित रूप से योगदान दिया। 1878 में उन्होंने द हिंदू को शुरू करने में जी सुब्रमण्यम अय्यर और सी वीर राघवाचार्य की मदद की और इसमें लगातार योगदान दिया। 1906 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो वो नरमपंथियों के पक्ष में थे। हालांकि विभाजन के तुरंत बाद उनकी मृत्यु हो गई। पृष्ठ संख्या 62।